Hello everyone, my name is Premvada and welcome to World Student Scope. Today in this session, we are going to start with chapter number 1 of class 8th, that is crop production and management. Since this chapter is all about crops, so इस chapter में हम बात करेंगे about the crops and उसकी कैसे production होती है, क्या methods उसमें use होते हैं and how can we manage the crops that we have produced. Alright, so yes, let us begin with our chapter. So before moving on to the chapter, let us first understand what crop is. So basically, you might have seen कि बहुत बड़े बड़े फार्म्स में एक ही तरीके के प्लांट्स उगाए जाते हैं, राइट? एक ही तरीके के प्लांट्स उगाने का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी फील्ड होगी एंड उसमें सिंगल स्पीशीज के प्लांट्स हम काफ़ी दूर तक उगाते हैं. एंड द रीज़न बीइंग क्योंकि उन क्रॉप्स की प्रोडक्शन हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही फूड हमारी सारी कंट्री they consume it. All right, so that is why we see a large amount of area covered with the same kind of plant. All right, so let us read what is there. So plants of the same kind that are grown and cultivated as a source of food in a large cultivable land is called a crop. ठीक है, large cultivable land. See, they have written the term cultivable land. Cultivable land का मतलब क्या होता है? ऐसा एरिया, ऐसा लैंड जहाँ पे कल्टिवेशन हो सकती है, जहाँ पे क्रॉप्स की प्रोडक्शन होना मीन्स वो की जा सकती है, क्रॉप प्रोडक्शन की जा सकती है. ठीक है, वाई? बिकॉज दैट लैंड हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेरियस काइंड ऑफ मिनरल्स जो किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. ऑलराइट, आर वी क्लियर हियर? फाइन. सो लेट अस रीड एन एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स आर crop of wheat means all the plants grown in a field are that of wheat. कि लेट्स सपोज कि वीट हम ग्रो कर रहे हैं, जैसे ये आपके इमेज में भी दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये वीट का क्रॉप है. ठीक है, दिस इज द वीट क्रॉप. सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर बाय चांस हमें वीट ग्रो करना है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू ग्रो वीट ओवर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया. बहुत ज़्यादा एरिया पे हम क्या ग्रो करेंगे? वीट ग्रो करेंगे. एंड देन वी कैन ईट चपातीस, क्योंकि वीट से हम क्या खा सकते हैं? चपाती से हमें मिलती है, राइट? सो वी कैन हैव चपातीस एज वेल. Alright, so are we clear till here? अब देख लेते हैं बेटा, crops can be classified on the basis of season in which they grow. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने वीट ग्रो किया, अब हमें लेट्स सपोज हमें मन किया कि हम राइस भी ग्रो करें. सो अब बात ये आती है, क्या वीट और राइस एक ही सीजन में ग्रो कर सकते हैं? राइस भी छोड़ो, लेट्स सपोज हमें मेज ग्रो करना हुआ, वी वॉन्ट टू ग्रो बार्ले. सो वी वॉन्ट रिक्वायर द सेम रीजन बिकॉज सेम सीजन, बिकॉज हर सीजन में सभी तरीके के क्रॉप्स ग्रो नहीं करते हैं. हम इतने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हम खाते हैं एंड आपको पता है सीजन बाय सीजन ईच क्रॉप कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि पेरेंट्स हमारे डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लेके आते हैं, है ना? सो दैट इज द रीज़न कि एक ही सीजन में आप सभी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते हो. दैट इज़ वाई क्रॉप्स जो हैं, ढेर सारे क्रॉप्स जो हैं वो डिफरेंट सीजन में ग्रो किए जाते हैं एंड उन्हीं के बेसिस पे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. ऑलराइट, सो लेट अस रीड अबाउट देम. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप, लेट अस स्टडी अबाउट द खरीफ क्रॉप और खरीफ क्रॉप. सो व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स? सो क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. तो आपने कई क्रॉप्स देखे होंगे कि जैसे बारिश का मौसम अभी चल रहा है, ठीक है, तो बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि मार्केट में जो क्रॉप सबसे ज़्यादा आती हैं, यू कैन आस्क इट विद योर पेरेंट्स ऑल्सो. आप अपने पेरेंट्स को पूछना, यू कैन आस्क योर टीचर्स एज वेल कि रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप्स आती हैं. तो दे विल टेल यू और लेट यू नो कि रेनी सीजन में ये क्रॉप्स सबसे ज़्यादा आपको मार्केट्स में मिलेंगी. सो दैट इज़ हाउ वी नो दैट ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप्स आर दी खरीफ क्रॉप्स बिकॉज दे आर सोन इन दी रेनी सीजन. ठीक है, याद रहेगा ये. सो अगर हम मंथ की बात करें बेटा, तो रेनी सीजन हम सभी को पता है दैट क्रॉप्स आर सोन फ्रॉम जून टू सितंबर. इट मीन्स जून से लेकर सितंबर तक ही रेनी सीजन चलता है एंड दैट इज द डिफरेंस और दैट आर द मंथ्स इन विच वी ग्रो आवर क्रॉप्स. ऑलराइट, दैट इज फ्रॉम जून टू सितंबर. एंड एग्जाम्पल, लेट्स सपोज बेटा एग्जाम्पल है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एट्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स. ये एग्जाम्पल्स हैं बेटा एंड एग्जाम्पल्स के आपको डायग्राम्स भी दिख रहे हैं. दीज आर पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, कॉटन, पीज एंड ग्रीन ग्राम. नाउ दीज आर व्हाट
These are the examples of kharif crop which are grown in rainy season. All right, so let us now move forward. All right, the second type of crops are the rabi crops. ठीक है, पहला था खरीफ क्रॉप्स जो हम किस में ग्रो कर रहे थे, we were growing it in the rainy season. Second are the rabi crops. Now these crops are grown in the winter season. These are called as rabi crops. ठीक है, खरीफ क्रॉप कब हम ग्रो कर रहे थे, वी वर ग्रोइंग इट इन रेनी सीजन. एंड अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें बेटा, तो रबी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ठीक है, एंड दीज क्रॉप्स आर सोन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, बिकॉज अक्टूबर से लेके मार्च तक हमारा क्या चलता है, विंटर सीजन चलता है, एंड दैट इज व्हेन वी ग्रो आवर क्रॉप्स. ठीक है, ऑल राइट. एंड एग्जाम्पल अगर हम पढ़ लें बेटा, एग्जाम्पल्स हैं इसके वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड. एंड इसके आपको डायग्राम्स भी दिख रहे हैं. वीट एक हो गया आपका, ग्राम्स हो गए, पीज हो गए, मस्टर्ड एंड लिंसेड. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स. ठीक है, ऑल राइट, लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड. अब देखो, हमें क्रॉप ग्रो करनी है, वेदर यू आर ग्रोइंग इट इन द रेनी सीजन और यू आर ग्रोइंग इन द विंटर सीजन. बट एक अच्छा क्रॉप ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक टेक्निक्स हमें सबको पता होनी चाहिए. ऑल फार्मर्स मस्ट नो दोज बेसिक टेक्निक्स, बिकॉज उन बेसिक टेक्निक्स के बिना वी कैन नॉट ग्रो गुड क्रॉप्स. ऑल्दो वी आर एबल टू ग्रो द क्रॉप्स इवन देन, बट बहुत अच्छी क्रॉप्स आप नहीं ग्रो कर पाओगे. ठीक है, एंड उसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होती है, वी मस्ट रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ बेसिक प्रैक्टिसेस. ठीक है, एंड बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक मशीनरीज, जो जिनकी वजह से हम अच्छे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, सो यस, लेट अस नाउ स्टार्ट इट. सो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है बेटा. सो ये क्या बोला इन्होंने, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कुछ एक सेवरल एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, एंड दीज एक्टिविटीज आर एक्चुअली फ्रूटफुल इन ग्रोइंग गुड अमाउंट ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, तो अब उन एक्टिविटीज को हम वन बाय वन पढ़ेंगे. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनके ऊपर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज सी, अगर हम क्रॉप्स कहाँ ग्रो करेंगे, वी विल ग्रो इट इन द सॉइल. बट अगर हम सॉइल ही ढंग से प्रिपेयर नहीं करेंगे जहाँ पे हमें क्रॉप्स ग्रो करनी है, सो कोई फायदा तो है नहीं क्रॉप प्रोडक्शन का. सो दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेप always and always comes the preparation of soil. ठीक है, तो first step is the preparation of soil. That is the first step before growing a crop. All right. So उसमें होता क्या है basically preparation of soil में, आपने देखा होगा कि let's suppose ये आपका ground है, ये आपका ground area है, and यहाँ पे soil बहुत ज़्यादा packed है. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा packed है soil. But what will happen, जब आप preparation of soil करते हो तो soil को थोड़ा सा ऐसे grains में हम break down कर देते हैं, ऐसे आप लूज कर देते हो सॉइल को, बिकॉज यहाँ पे तो एक लेयर है, यहाँ पे तो एक लेयर है प्रॉपर, विच इज़ नॉट एक्चुअली इतनी हमें, क्योंकि यहाँ पे आप क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाओगे, बिकॉज जब तक आपको सॉइल लूज नहीं मिलेगी तो आपको स्पेस नहीं मिलेगी टू ग्रो द क्रॉप्स. आर वी क्लियर? ऑल राइट, तो ये आपका यहाँ पे हम लूज कर दे रहे हैं सॉइल को, एंड वो हम पढ़ेंगे किस तरीके से. ऑल राइट, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, दैट सॉइल इज लूजनड अप विच अलाउज रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर. अब लेट्स सपोज यहाँ मैं कोई प्लांट ग्रो करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू ग्रो अ क्रॉप. सो इफ आई विल ग्रो एनी क्रॉप हेयर, तो यहाँ पे बेटा रूट्स जो हैं वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जा सकती हैं, ये पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सॉइल का टेक्सचर बहुत टाइट है. यहाँ पे द सॉइल इज़ वेरी टाइट, इट हैज़ नो स्पेस. इस सॉइल के पास कोई स्पेस नहीं है, वेयर एज दिस सॉइल हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस. The soil has a lot of space, and in this case the roots can easily penetrate inside the soil like this. Yes, so that is why we say that first the soil is loosened up which allows roots to penetrate deeper. ठीक है, roots इस केस में penetrate कर जाती हैं deeper, and what happens is then कि अगर roots चलेगी तो यहाँ पे waters and minerals enter करना बहुत आसान है. and plants को grow करने के लिए क्या चाहिए होता है, plants need water and minerals to grow properly. All right, so next point is loose soil aids in growth of earthworm and microbes as well. loose soil और क्या करता है बेटा, earthworm को grow करने में help करेगा, and secondly it will help in growth of microbes.
तो अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म को हम बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड. दे आर कॉल्ड एज द फार्मर्स फ्रेंड. एंड वाई? Because what they do is they keep on traveling inside the soil. Soil के अंदर अंदर they keep on traveling and they keep on converting the dead and decaying material into something very nutritious for the soil. So that is why they are called as farmers friend. And आपने देखा भी होगा कि जब भी farmers crop grow करते हैं तो what they do is they put a lot of earthworm in the soil so that earthworm keeps on traveling inside the soil and they make spaces for the air to transfer. एयर में भी क्या स्पेसिफिकली ऑक्सीजन. ऑक्सीजन आता है बेटा. ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ. तो उस केस में बेटा ऑक्सीजन बहुत आसानी से एंटर कर सकता है इनसाइड द सॉइल एंड विच इज डन बाय द अर्थवर्म. सेकेंडली इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. नाउ माइक्रोब्स क्या करते हैं? माइक्रोब्स आर द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे हेल्प इन कन्वर्टिंग और डीकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर में क्या आते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डीकम्पोज करने में एंड टू कन्वर्ट इट इनटू समथिंग न्यूट्रिशियस फॉर द प्लांट्स, ये किसका काम होता है? माइक्रोब्स का. सो ये बहुत दोनों क्या करते हैं बेटा? दे फर्दर लूजन अप द सॉइल. व्हाट दे डू इज ये लूजन अप कर देते हैं. ये वाला जो हमने सेकेंड फैक्टर पढ़ रहे हैं हम, दे फर्दर लूजन अप द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप. ऑलराइट. सो लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड. तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है बेटा, इसमें दिस इज द मशीनरी. यहाँ पे क्या हो रही है? लूजनिंग ऑफ द सॉइल. अब दिख रहा है आपको लूजनिंग कैसे हो रही है? लूजनिंग ऑफ द सॉइल. यहाँ पे ये आपको दिख रहा है सॉइल का टेक्सचर किस तरीके से लूजन अप हो रहा है ना? इट इज नो मोर हार्ड. सो यहाँ पे इस सॉइल में बेटा क्रॉप्स ग्रो करना काफी आसान है. सो दैट इज वाई वी लूजन अप द सॉइल. सो दे हैव रिटन अप ऑल्सो दैट लूजनिंग एंड टर्निंग अप. टर्निंग अप का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मशीन चल रही है तो सॉइल क्या हो रहे हैं? दे कीप ऑन टर्निंग एंड टर्निंग होने की वजह से, टर्न करने की वजह से क्या हो रहे हैं? दे आर गेटिंग लूजनड अप. राइट. सो यस, लूजनिंग एंड टर्निंग अप द सॉइल मिक्सेस अप द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जितने डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है which are being decomposed with the help of a microbes. So what they are doing, they are getting mixed up with the soil and they are helping in the growth of a crop. ठीक है. So this was the first step, preparation of the soil. अब देख लेते हैं एक और बार, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है. Yes. So next is the tilling or plowing. This is quite important. So the process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. इस प्रोसेस को जिसमें हम सॉइल लूजन अप करते हैं, जिसमें हम टर्न अप करते हैं, टर्निंग अप ऑफ द सॉइल, दैट इज कॉल्ड एज टिलिंग. दैट इज कॉल्ड एज टिलिंग और प्लोइंग. ठीक है. एंड विच इज जनरली डन बाय अ प्लो. जिसको किसकी हेल्प से करते हैं? प्लो. तो इस हिसाब से ये प्लो हुआ, इस हिसाब से ये प्लो हुआ. ठीक है. सो लेट मी मार्क इट प्रॉपरली. सो आपको जो इमेज दिख रही है इसमें मैं आपको प्लो दिखा देती हूँ. सो बेसिकली वेयर द प्लो इज, जस्ट अ सेकेंड. यस. सो दिस particular machinery which is actually helping in loosening up the soil, that is what is a plow, and it is helping in plowing or tilling up the soil, which results in the loosening of the soil. Yeah. And उससे भी पहले, before plowing the soil is watered. बट इसका रीज़न क्या है कि सॉइल को हम वाटर क्यों करते हैं बिफोर प्लोइंग? तो होता क्या है कि अब आप देखो, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है कि प्लोइंग इज टेकिंग प्लेस. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा सॉइल जो है, कितनी ज़्यादा डस्ट है, दैट इज़ इन द एयर. तो इतनी ज़्यादा डस्ट भी ना निकले एंड सॉइल में थोड़ा मॉइस्चर बना रहे, सो दैट सॉइल अच्छे तरीके से लूजन अप हो जाए, उसकी वजह से सॉइल में क्या डाला जाता है? पानी डाला जाता है. ठीक है. एंड क्योंकि वी आर यूजिंग मशीनरीज, तो अगर कोई बड़े क्रम्स प्रेजेंट हो सॉइल के अंदर, सो दे ऑल्सो गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. So here they have written that big pieces of crumbs are also broken with the help of a plow. Now field is then leveled up with the help of a leveler. अब होता क्या है? The soil is loosened up enough. Now it needs to be leveled up. क्योंकि आप देखो इतना ऊंची नीचे अगर soil रहेगी तो यहाँ पे nutrients देना and plants grow करना, it is quite difficult.
अगर डिफिकल्ट ना भी हो तो क्रॉप प्रॉपरली आप सो नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इस सॉइल की पहले लेवलिंग भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यू विल लेवल अप, देन यू विल प्रोसीड टू एनी अदर प्रोसेस, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर टिल हियर, ठीक है। ऑल राइट, सो अब हम बात करेंगे आगे कि ये तो हमें समझ में आ गया कि क्रॉप की ग्रोथ करने के लिए वी रिक्वायर प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, जिसमें वी रिक्वायर व्हाट, प्लोइंग एंड टिलिंग, वन ऑफ द प्रोसेसेस, ठीक है। तो अब हम करेंगे कैसे? What are the various agricultural tools we require so that we can either lose up the soil or tilling we can do it, or we can level up the soil. All these three processes or methods require some kind of agricultural tools, right? So उन्हीं tools के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से tools हमारे लिए required हैं, ठीक है। So yes, it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield. ये तो हमें समझ में आ गया कि चाहे बिग क्रम्स भी प्रेजेंट हो सॉइल के अंदर और सॉइल चाहे हार्ड हो, तो अगर हम उस पर मशीनरी यूज़ करते हैं, सो व्हाट विल हैपन, दे गेट क्रम्बल्ड अप इनटू द स्मॉल ग्रेनी लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। थोड़े से ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर में दे गेट कन्वर्टेड, विच विल रिजल्ट इन द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल एंड देन इट विल लीड टू द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप, ठीक है। तो पहले हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट की बात करेंगे, दैट इज प्लो। सो प्लो इज जनरली मेड अप ऑफ वुड और आयरन, या तो वुड का बना होता है या तो आयरन का बना होता है, ठीक है। एंड अगर यूजेस की बात कर ले तो इट इज यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल, प्लोइंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल। किन की चीज़ों में याद आता है, यूज आता है, टिलिंग ऑफ द सॉइल हो गया बेटा। इफ यू आर एडिंग फर्टिलाइजर्स तो उस चीज़ में हमें हेल्प करेगा काफ़ी, और इफ़ यू आर रिमूविंग द वीड्स, आप जब वीड्स रिमूव करते हो तो इसमें हेल्प करता है। एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल, अगर आप स्क्रैप करते हो जहाँ पे आपको ज़्यादा लग रहा है कि सॉइल थिक है, सो व्हाट यू डू इज़ यू ट्राई टू लूजन अप दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सॉइल, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है प्लो। अब देख लेते हैं, इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। सो क्या है, इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। तो नाउ सी दिस पिक्चर। तो ये जो आपको प्लोशेयर कहाँ पे मार्क्ड है आपको दिख रहा है, तो दिस ट्राइंगुलर पार्ट इज बेसिकली इज कॉल्ड एज द प्लोशेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ आइदर, आप किसका बना होता है, आयरन का बना होता है, ठीक है। सो अब मेन पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा। मेन पार्ट इज द लॉन्ग लॉग ऑफ वुड दैट इज कॉल्ड एज प्लो शाफ्ट। सो दिस पर्टिकुलर लॉन्ग वुड यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, दिस इज द प्लो शाफ्ट, दिस इज कॉल्ड एज द प्लो शाफ्ट। Now, handle at one end of the shaft and other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck. Now, if you see this particular log of wood, this is called as the beam which is attached to the neck of the bulls. तो इससे क्या होगा, bulls will pull this plow. ये जो आपका प्लो है, इसका लॉग ऑफ वुड जो अटैच्ड है इस बीम से, नाउ बुल्स विल पुल इट एंड उससे होगा क्या कि जो प्लो शेयर है इट विल क्रॉस, और आई वुड रादर से इट विल लूजन अप द सॉइल वेर एवर द बुल्स आर गोइंग, क्योंकि बुल्स क्या कर रही हैं, वो प्लो शेयर को पुल कर रही हैं एंड प्लो शेयर जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ पे सॉइल लूजन अप होता चला जाएगा। सो दैट इज हाउ प्लोज वर यूज्ड बैक देन। तो सेकेंड इम्प्लीमेंट की बात करते हैं। सेकेंड इम्प्लीमेंट इज दी हो, इट इज कॉल्ड एज दी हो एंड इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इसका भी फंक्शन वैसा ही है जैसा प्लोशेयर का था, समवेयर नियर द प्लोशेयर्स फंक्शन। तो आइदर इट हेल्प्स इन द रिमूविंग ऑफ वीड एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प इन द लूजनिंग ऑफ द सॉइल। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बेटा। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। तो ये आपको दिख रहा है, ये रॉड जो है या तो ये वुड का होगा या तो ये आयरन का बना होगा। समझ में आ गया, आइदर इट विल बी ऑफ वुड और इट विल बी ऑफ आयरन। एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इट मीन्स दिस वन, ये बेंट प्लेट आपको दिख रही है, ये भी आयरन की बनी है एंड व्हाट विल इट डू, ये क्या करता है, सेम काम करता है, दैट इट हेल्प्स इन द लूजनिंग ऑफ द सॉइल एंड इट इज ऑल्सो पुल्ड बाय एनिमल्स। ये भी किससे पुल होता है, एनिमल्स से।
थर्ड की हम बात करेंगे बेटा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, दैट इज द कल्टिवेटर, दैट इज द कल्टिवेटर और ट्रैक्टर जैसा आपको इमेज में दिख रहा है, ठीक है। सो नाउ इट इज व्हाट हैपेंस, प्लोइंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टिवेटर। तो पहले के टाइम में बेटा जब इतने ज़्यादा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो फार्मर्स यूज टू यूज़ प्लो एंड होज। एंड आपको पता ही है क्योंकि बुल्स उसको खींचते थे वो कितना टाइम लगता होगा, एंड इट रिक्वायर्ड अ लॉट अमाउंट ऑफ लेबर, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, फार्मर्स को भी इतनी देर फील्ड्स में रहना पड़ता था। बट अब क्या होता है, नाउ अडेज कल्टिवेटर्स आर बीइंग यूज्ड एंड कल्टिवेटर्स बीइंग मॉडर्न एंड जो नाउ अडेज टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं उसका पार्ट है। सो ऑब्वियसली इट सेव्स अ लॉट ऑफ लेबर एंड टाइम, फार्मर्स को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि काउज और बुल्स को भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एनिमल्स भी तो थकते हैं एंड फार्मर्स भी थकते हैं। वेयर एज इफ द मशीन्स आर बीइंग यूज्ड, तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और थकेंगे भी नहीं, है ना। सो ये बात होगी बेटा प्लो शेयर की, प्लो की बात होगी, हो की बात होगी, कल्टिवेटर की बात होगी। तो यहाँ तक अभी हम चल रहे हैं लूजनिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है। उसके बाद आती है बेटा बात सोइंग की, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोइंग, इसका मतलब बीज बोना। हमारे पास जो सीड्स होंगे क्रॉप्स के, उसको हम कैसे सो करेंगे इनसाइड द सॉइल, उसकी भी टेक्निक्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक सीड उठाया और उसको जस्ट आपने सॉइल में डाल दिया तो क्रॉप्स ग्रो करके, क्योंकि बेटा हमें क्रॉप्स जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रो करने हैं, पूरी फील्ड में ग्रो करने हैं। सो वी विल रिक्वायर सर्टेन काइंड ऑफ टेक्निक्स, है ना। हमें कोई टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप को सो कर सकते हैं, ठीक है। सो सोइंग द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन द सॉइल। क्या है सोइंग? ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सीड प्लांट को प्लांट करते हैं, किसको, सीड को इनसाइड द सॉइल। सो द सीड्स आर सोड इन द सॉइल दैट इज लूजन्ड बाय अ कल्टिवेटर और द प्लो। कैसे सीड्स को हम सो करते हैं? व्हेन दे गेट लूजन्ड अप आफ्टर, आई हैव टोल्ड यू कि फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल एंड इट इज ओनली डन बाय द कल्टिवेटर और द प्लो, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये तो पता है कि हमें सीड्स सो करनी है, हमें डालना है सीड, उसमें प्लांट्स को हमें ग्रो करना है, सॉइल में डालना है। बट हाउ विल यू नो दैट इफ दैट पर्टिकुलर सीड इज गुड और नॉट? ये हमें कैसे पता लगेगा कि जो आपने सीड सोचा है कि मैंने ये सीड सो करनी है एंड यू आर सो श्योर कि वो अच्छा ही सीड है, दैट सीड इज गुड ओनली, हाउ विल यू नो दैट? So let us see an activity, very interesting activity. Let us find out if the seed is good or not. So what we have to do is take a beaker and fill half of it with the water. Put a handful of wheat seed and stir it well and wait for some time. So let's suppose I have taken this beaker and I have put a lot amount of water in it, half of it, and I have put handful of wheat grain inside the water. Now what I have to do is I have to wait for some time. ठीक है? नाउ हमें ऑब्जर्व क्या करना है बेसिकली इस एक्टिविटी में, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, कि क्या कोई सीड ऐसा है जो वाटर में फ्लोट कर रहा है, एंड वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, एंड क्या उन सीड्स में ऐसे कुछ सीड्स हैं जो थोड़े हल्के हैं या जो मतलब फ्लोट कर रहे हैं। ऑब्वियसली द सीड्स विच आर गोइंग टू फ्लोट दे आर लाइटर, एंड क्या ऐसे सीड्स हैं जो काफ़ी हैवियर हैं एज कम्पेयर टू द लाइटर वर्स विच आर सेटलिंग डाउन इन द बीकर, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज वाई वुड दे बी लाइटर, कि अगर आपके पास कोई हल्का सीड प्रेजेंट है भी, लेट्स सपोज, सो वाई इज दैट सीड द लाइटर सीड, कि वो क्यों लाइट है, ठीक है। सो लेट्स नाउ सी द ऑब्जर्वेशन। सो सम सीड्स मे फ्लोट ऑन द सर्फेस। हमारे ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि हाँ कुछ सीड्स जो हैं जो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, एंड द रीजन बीइंग इंसेक्ट्स ईट द सीड्स एंड मेक देम हॉलो। तो क्या होता है कि सीड्स तो बेटा फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, एंड हमें क्या पता कि अगर कोई इंसेक्ट आ गया एंड बाय चांस उसने सीड को खा लिया, तो वी नेवर नो ना कि इफ द क्वालिटी ऑफ सीड विल रिमेन द सेम और नॉट, क्योंकि उसका जो मेन पार्ट था सीड के अंदर वाला वो तो इंसेक्ट्स ने खा लिया, है ना। तो अब अगर आपको अच्छा क्रॉप ग्रो करना है तो हाउ विल यू ग्रो इट, क्योंकि कंटेंट तो उसका चला गया सारा, है ना। सो एज अ रिजल्ट दीज सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर। फिर ये क्या करता है उस केस में, ये जो सीड्स हैं वो क्या करती हैं, वो फ्लोट करती हैं, कहाँ पे, वाटर पे फ्लोट करती हैं, ठीक है। इफ सीड इज न्यू एंड फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स इट विल नॉट फ्लोट। इसका मतलब कि हमारे ऑब्जर्वेशन में जो सीड्स लाइट हैं, इसका मतलब जो सीड्स सरफेस पे फ्लोट कर रही हैं,
ये हैं बिल्कुल अच्छी नहीं है, नॉट गुड फॉर द क्रॉप्स। वेयर एज जो सीड सिंक कर गए हैं विच आर क्वाइट हैवियर, जिनके पास अभी भी उनका कंटेंट बचा हुआ है, दो सीड्स आर क्वाइट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप। एंड दैट इज हाउ यू सेलेक्ट द सीड, दैट इज द प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ सीड्स। ठीक है, एंड ये करना चाहिए सो दैट यू गेट द गुड क्रॉप्स। अब हम बात करेंगे बेटा ट्रेडिशनल टूल्स की। किसकी बात करेंगे हम? ट्रेडिशनल टूल्स की। क्योंकि क्या होता था कि पहले के ज़माने में इतनी मशीन्स तो नहीं होती थी, है ना, ट्रैक्टर्स नहीं होते थे, बहुत हैवी मशीन्स नहीं होती थी कि वो सॉइल को प्लो कर सकें एंड देन दे कैन हेल्प इन द सोइंग ऑफ द सीड्स। सो वी यूज टू यूज द ट्रेडिशनल टूल्स विच वर मेड बाय द फार्मर्स इटसेल्फ। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। So before the advent of modern agricultural machinery, traditional tools were used by farmers. And उस traditional tools में क्या क्या आते थे? They used to use the plows, shovels, scythes and pickaxes. These were the names of the tools which were used by the farmers back then. जब modern technologies नहीं आई थी, machineries नहीं आई थी, ठीक है? So the traditional tool used to sow the seeds was like a funnel. Now let us come to this picture. तो आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि जो दो फार्मर्स हैं इन्होंने एक फनल जैसा स्ट्रक्चर जो है वो लेके खड़े हैं। दिस इज द फनल लाइक स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट दे डिड वाज द सीड्स वर पुट इन दिस फनल, दे वुड गो 2-3 feet डीपर हैविंग द शार्प एंड्स। अब ये क्या करते थे कि अब देखो ये जो एंड है, ये एंड जो है इट इज क्वाइट शार्प, जो एंड है फनल का, तो ऑब्वियसली इट कैन पेनिट्रेट एटलीस्ट 2-3 feet तो डीप आराम से चला जाएगा, है ना, क्योंकि देखो इसकी रॉड भी कितनी लॉन्ग है। इस फनल की अगर आपको रॉड दिख रही हो तो ये रॉड भी कितनी ज़्यादा लॉन्ग है। सो इफ दे पुट द फनल इनसाइड द सॉइल, सो दैट मीन्स यू कैन पुट 2-3 सीड्स, है ना, 1-2 सीड्स जो अगर आपको जो भी डालनी है, यू कैन पुट दो सीड्स इन द फनल एंड दिस फनल कैन गो क्वाइट डीपर इन द सॉइल एंड गिव अ गुड यील्ड ऑफ द क्रॉप, है ना। बट ऑब्वियसली बेटा अभी फार्मर्स देखो बुल के साथ कितनी देर तक ये काम कर सकते हैं, है ना, बिकॉज पूरा फील्ड कवर करना है एंड दे डू नॉट हैव एनी मशीनरी। सो ऑल दे हैव टू डू इज दे हैव टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर डूइंग इट, है ना। ऑब्वियसली एट अ प्रॉपर इंटरवल ऑफ द टाइम दे आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, सो द एंड्स विल पियर्स इन द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। तो ये एंड्स क्या है? ये जो रॉड दिख रही है आपको, लंबी रॉड दिख रही है फनल के नीचे, दिस विल गो अ लॉट डीपर इन द सॉइल एंड सीड्स उसमें अगर आप डाल दोगे तो आप कुछ मंथ्स वेट करें ना एंड यू विल सी द क्रॉप्स विल ग्रो प्रॉपरली, राइट। अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा सीड ड्रिल की। तो सीड ड्रिल समझ लेते हैं क्या होता है। सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अब उस टाइम तो फनल यूज कर रहे थे, दैट वाज द ट्रेडिशनल टूल। अब सीड ड्रिल बेटा ये मॉडर्न टूल है। क्या है? दिस इज द मॉडर्न टूल। अब ये किसकी हेल्प से होता है बेटा? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर्स। एंड इसमें होता क्या है? इट सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। इससे क्या होता है कि जो भी आप सीड्स आप डालना चाहते हो, सो करना चाहते हो अपने फील्ड में, तो वो प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपको सो की जा सकती है। लेट्स सपोज ये एक सीड ड्रिल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, तो उस सीड ड्रिल की जो मशीनरी है, एक उसका पार्ट यहाँ होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, इधर होगा, यहाँ भी होगा एंड यहाँ भी होगा। एंड लेट्स सपोज इट इज द सॉइल, ये एक सॉइल एरिया है। तो अगर बाय चांस सीड ड्रिल आता है तो यहाँ पे एक सीड हो जाएगा, इधर एक सीड हो जाएगा, इधर, यहाँ भी एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो बेटा ये जो सीड्स हैं ये देख रहे हो आप प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम पे सो किए जा रहे हैं। वेयर एज अगर आप फनल सिस्टम सोचो तो फनल आप सोचो ना कि फनल फार्मर्स को लेके कितना घूमना पड़ेगा एंड वो क्या वो सेम डिस्टेंस पे लगा है या नहीं लगा ये भी पता नहीं लगेगा, है ना। क्या होएगा कि फिर क्रॉप्स एक ही जगह सारी ग्रो हो जाएंगी, है ना। बट सीड ड्रिल के केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि सीड ड्रिल्स क्या होती हैं प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम पे। अब यहाँ देखो ये एक डिस्टेंस पे, ये भी एक डिस्टेंस पे, ये भी एक डिस्टेंस पे है, ये भी एक डिस्टेंस पे है, दिस 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 एंड दिस। तो प्रॉपर डिस्टेंस पे होने की वजह से बेटा सीड्स भी आराम से सो हो जा रही हैं। ऑलराइट, सो दिस टाइप ऑफ टेक्निक, दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ सोइंग, ठीक है, इट ऑल्सो सेव्स टाइम एंड लेबर। ये भी फार्मर्स का काफी टाइम बचाता है ना, क्योंकि फार्मर्स को अब इतना घूमना नहीं पड़ेगा बिकॉज दे कैन यूज द ट्रैक्टर्स। ऑलराइट, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि ये प्लांट यहाँ ग्रो करेगा, है ना, ये वाला प्लांट इधर ग्रो करेगा, ये इधर ग्रो करेगा,
इट मीन्स सब एक साथ नहीं ग्रो करेंगे, है ना। एंड ओवर क्राउडिंग अगर नहीं होगी प्लांट्स की तो सबको अपने अपने न्यूट्रिएंट्स टाइम पे आराम से मिल जाएंगे. ऑलराइट, दे विल गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड सफिशिएंट सनलाइट विच इज रिक्वायर्ड फॉर देम टू ग्रो. ठीक है, समझ में आ गया. सो दिस वॉज अबाउट द सीड ड्रिल. ओके, अब बेटा बात आती है कि हमने क्या क्या कर लिया. हमने प्लोइंग कर ली, हमने टिलिंग कर ली. वी ऑल्सो यूज्ड वेरियस एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक प्लो. वी ऑल्सो यूज्ड हो. उसके अलावा वी स्टडीड अबाउट ट्रेडिशनल टूल्स, है ना, किस किस तरीके के ट्रेडिशनल टूल्स यूज होते थे. ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट सीड ड्रिल. ठीक है, एंड वी स्टडीड हाउ सीड्स आर सोन इन द सॉइल. बट अकेला अगर आपने सीड सो कर दिया एंड इफ यू थिंक कि सिर्फ सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स लेके द क्रॉप्स आर गोइंग टू ग्रो इन अ वेरी गुड कंडीशन, तो इट इज नॉट पॉसिबल. वी नीड टू गिव एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. हमें प्लांट्स को और अच्छा न्यूट्रिएंट देना है. लेट्स सपोज हम बड़े हो रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम तो उसके अलावा हम मिल्क भी तो पीते हैं, हम बहुत सारी हेल्दी चीज़ें और भी तो ऐड अप करते हैं, तो हमारी बॉडी अच्छी ग्रो करती है ना. सेम इज द केस ऑफ प्लांट्स. आप प्लांट को अगर और अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं दोगे तो प्लांट और अच्छा ग्रो नहीं करेंगे. सो दैट इज व्हेन आवर नेक्स्ट स्टेप कम्स, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. ठीक है, तो एक बात समझ लेते हैं कि होता क्या है. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. तो हम ऐसे substances add कर रहे हैं soil में which are actually healthy for the plants, and these are called as what? Manures and fertilizers. ठीक है, so basically क्या है ये substances? These nutrients are essential for the growth of plants. ये किस में help करते हैं हमें nutrients? ग्रोथ में. किसकी? प्लांट्स में. सो कॉन्टिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. होता क्या है कि इफ यू आर ग्रोइंग द क्रॉप अगेन एंड अगेन इन द सेम फील्ड, तो क्रॉप्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है. एंड न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स. दोज प्लांट्स गेट दोज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इटसेल्फ. एंड सॉइल से न्यूट्रिएंट्स निकालने का मतलब क्या होता है कि अगर आप निकालते ही चले जा रहे हो सॉइल से, प्लांट्स कीप ऑन टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, तो सॉइल के पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सब तो प्लांट्स ने ले लिया ना, है ना. तो उस केस में होता क्या है कि वी नीड टू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स सो दैट वो हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहें सॉइल में. तो इससे सॉइल में भी न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहेंगे. एंड इफ यू ट्राई टू ग्रो द डिफरेंट न्यू प्लांट्स इन द सॉइल, सो वो प्लांट्स भी अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएंगे. ऑलराइट, सो यस, इस केस में फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स. उस केस में फार्मर्स क्या करते हैं? ऐड. अब जैसे ये देखो, एडिशन ऑफ मैन्योर इन द सॉइल. ये इमेज क्या शो कर रही है? एडिशन ऑफ मैन्योर. ठीक है, इन द सॉइल. इस केस में क्या करते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करने की कोशिश कर रहे हैं इन द सॉइल, कि न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बना रहे. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैन्योरिंग. दैट इज एडिशन ऑफ मैन्योर इन द सॉइल. इट इज कॉल्ड एज द मैन्योरिंग. सो improper or insufficient manuring results in excuse me. So improper or insufficient manuring results in the weak plants. अगर मैन्योरिंग प्रॉपर नहीं है या सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो रही है, तो प्लांट्स कैसे हो जाएंगे? दे विल बिकम वीक. तो डिफरेंस देख लेते हैं बेटा. डिफरेंस क्या होता है बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर? इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आता है एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. फर्टिलाइजर क्या होता है? मैन मेड होता है. इसका मतलब कि ये ऑर्गेनिक नहीं है. इट इज नॉट ऑर्गेनिक. वेयर एज अगर आप मैन्योर की बात करो, तो मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज. फर्टिलाइजर्स बेटा मैन मेड है, बट मैन्योर क्या है कि जो डेड प्लांट के रेसिड्यूज हैं या कैटल डंग है फ्रॉम द एनिमल्स, उनकी डीकम्पोजिशन विच इज़ नेचुरल, विच इज़ विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स. अगर नेचुरल डीकम्पोजिशन होती है एंड तब जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मैन्योर. ठीक है, उसके अलावा फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर कहाँ प्रिपेयर होता है? फैक्ट्रीज में. क्यों?
क्योंकि बेटा वो मैन ही प्रिपेयर कर रहा है, तो कोई चांस ही नहीं है दैट इट इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, राइट? Whereas manure can be prepared in fields. Manure जो है, जो बेटा नेचुरल डिकम्पोजिशन होती है, वो कहाँ होएगी? That will take place in the fields only. All right? उसके अलावा थर्ड डिफरेंस है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी हमस टू द सॉइल. हमस मीन्स कि बहुत सारे जो प्लांट के रेसिड्यूज हैं एंड लीव्स, डेड लीव्स के रेसिड्यूज हैं एंड बहुत सारी चीज़ें सॉइल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल, वो क्या प्रिपेयर करती हैं? वो क्या बनाती है? हमस बनाती हैं. एंड दैट इज रिक्वायर्ड बाय द सॉइल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ. बट मैन्योर के केस में क्या होता है? मैन्योर तो ऑब्वियसली हमस प्रोवाइड करेगा ही करेगा. क्यों? क्योंकि सर्फेस ऑफ द सॉइल पे क्या कुछ होता है बेटा? डेड लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं, प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना? बट फर्टिलाइजर के केस में ऐसा नहीं होता है बिकॉज इट इज सोनली मैन मेड. उसके अलावा फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम क्या है? दीज आर द टाइप और काइंड्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है. एंड फर्टिलाइजर्स में आपको वो आराम से मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि फर्टिलाइजर्स को अगर हम बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैन इज मेकिंग द फर्टिलाइजर्स, तो वो न्यूट्रिएंट्स तो कम रखेगा ही नहीं फर्टिलाइजर्स में. दैट पर्सन विल कीप ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रॉपर अमाउंट. वेयर एज मैन्योर क्या है? मैन्योर ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है, तो इट इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन द न्यूट्रिएंट्स. उसमें थोड़ा कम होता है, क्योंकि अब हमें क्या पता कि जो प्लांट्स के रेसिड्यूज प्रेजेंट हैं सॉइल में, या द प्लांट्स विच आर डेड और द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स विच आर डेड और एनिमल्स विच आर डेड, उनमें वो उतना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या नहीं, हमें कैसे पता लगेगा, है ना? सो दैट इज़ वाई. ऑल राइट, तो थोड़ा हम समझ लेते हैं कि बेसिकली क्या है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. So manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. इतना हमें समझ में आ गया कि जितने नेचुरल सब्सटेंसेज हैं या नेचुरल जो डेड और एनिमल वेस्ट है, उनके डिकम्पोजिशन के बाद जो आपको सब्सटेंस मिलता है, दैट इज मैन्योर. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैन्योर. ये आपको इमेज दिख रही है मैन्योर की, ये मैन्योर है. अब डिकम्पोजिशन होता किससे है? Decomposition is caused by some microorganisms which are already present in the soil. Some decomposing microorganisms are already there in the soil. So the moment you put it, अब जैसे ही plant और animal waste को आप field में put करते हो, so these microorganisms start decomposing these plant and animal waste. So now the decomposed matter is used as organic manure. इसको हम क्या use कर लेते हैं? कैसे? Organic manure. क्योंकि ये बिल्कुल भी मैन मेड नहीं है, इसमें आपने कोई भी केमिकल नहीं पुट किया है. यू आर ओनली पुटिंग जो नेचुरल प्लांट और एनिमल वेस्ट है, दैट ओनली. उसके अलावा फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. फर्टिलाइजर्स क्या है? केमिकल्स हैं. केमिकल होते हैं जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, दे आर रिच इन दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. तो आप पोटाशियम ले लो, सोडियम ले लो, फॉस्फोरस ले लो, तो ये ऑलरेडी बेटा इनमें के अंदर हमने डाला होता है. फैक्ट्रीज में ऑलरेडी प्रोडक्शन में ये होता ही होता है. क्यों? क्योंकि आपको अच्छा अमाउंट प्रोवाइड करना है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स का. ऑलराइट, तो उस वजह से हम फर्टिलाइजर्स में अच्छे अमाउंट का न्यूट्रिएंट डालते हैं, ठीक है? नाउ फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. ये हमें पता है बिकॉज दे आर मैन मेड. हमें ये तो पता लग गया है कि फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड, सो दैट इज वाई दे आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज. एंड सम एग्जाम्पल्स, अगर एग्जाम्पल्स देख लो बेटे फर्टिलाइजर्स की, तो उसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हमारे पास यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. तो ये सारी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में विच आर फाउंड इन स्पेसिफिकली इन फर्टिलाइजर्स. नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे. सो नाउ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स such as wheat, paddy, maize. Fertilizers put की farmers ने, तो ऐसा नहीं उनको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले. Fertilizers when you put it in the crop, तो क्रॉप्स बहुत अच्छी ग्रो करती है, नो डाउट. फॉर एग्जाम्पल wheat हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया. लेकिन अगर आप एक्सेसिव यूज कर लेते हो फर्टिलाइजर्स का, तो वो क्या कर देते हैं? सॉइल को लेस फर्टाइल बना देते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर्स. केमिकल्स की वजह से जो सॉइल है वो कम फर्टाइल हो जाती हैं और क्रॉप्स अच्छे ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है? बट द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर. क्योंकि मैन्योर क्या है? मैन्योर ऑर्गेनिक है,
तो मेन्योर अगर आप पुट भी कर रहे हो तो वो सॉइल टेक्सचर इंप्रूव ही करता है, एज वेल एज दी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इसका मतलब सॉइल की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी ये काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेता है मेन्योर, वेयर एज फर्टिलाइजर में ये आपके पास नहीं है क्वालिटी वॉट यू हैव इन द मेन्योर। इट ऑल्सो रिप्लेनिशेज द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जितने और न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के अंदर ऑलरेडी वो भी रिप्लेनिश कर देता है मेन्योर। ऑल्दो थोड़ा सा ही करता है, थोड़ा सा ही करता है, बट इट डज। नाउ अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक फील्ड है एंड हम हर साल सिर्फ वीट ही ग्रो कर रहे हैं, एवरी मंथ वी आर ट्राइंग टू ग्रो वीट, तो व्हाट डू यू थिंक कि उस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं क्या वो आपको मिलेंगे? क्या वो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे? आंसर इज नो, आपको वो न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि द प्लांट है वो क्या करे, क्रॉप्स आर कीप ऑन टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड द सॉइल इज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर in respect to the presence of the nutrients. But when you try to grow different type of crops, हर एक क्रॉप के बाद, फॉर एग्जाम्पल वीट के बाद राइस ग्रो कर लिया, राइस के बाद बार्ले ग्रो कर लिया, बार्ले के बाद मेज ग्रो कर लिया, तो दैट मीन्स यू आर पुटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और उससे होगा क्या, अगर आप डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हो तो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट भी अच्छे से प्रेजेंट है सॉइल में, राइट? So this can be done by growing different crops alternately, that is called as the crop rotation. Alright? अब एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं बेटा मेन्योर के, क्योंकि मेन्योर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स, क्योंकि मेन्योर क्या है, दे आर ऑर्गेनिक। नो डाउट आजकल के टाइम में फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर से ग्रोथ अच्छी और जल्दी हो जाती है, लेकिन हमें यूज़ हमेशा मेन्योर ही करना चाहिए बिकॉज इट इज़ ऑर्गेनिक। तो लेट अस सी दी एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर। Organic manure is considered better than fertilizers. This is because it enhances the water holding capacity. Water को hold करने की capacity in the soil to maintain the moisture in the soil. That is the quality of the manure, and it is done with the help of organic manure. It makes the soil porous. It means spaces बनाता है। Manure क्या करता है, spaces create करता है soil में, जिससे exchange of gases आसान हो जाते हैं, हवा का आना जाना, कि सॉइल को भी बेटा, प्लांट्स को भी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो अगर सॉइल में छोटे छोटे स्पेसेस होंगे तो हवा आसानी से आ सकती है उसके अंदर। ऑलराइट, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जितने और फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं उनको भी आने के लिए रास्ता देता है, क्योंकि माइक्रोब्स क्या करेंगे, दे हेल्प इन डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। दे विल हेल्प इन द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें हेल्प कर रहे हैं, यस। सो दैट इज व्हाट इट इज। दे ऑल्सो इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। टेक्सचर ऑफ सॉइल भी इंप्रूव हो जाता है, सॉइल अच्छी दिखने लगती है एंड ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ऑलराइट, सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। ये आपके एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है एंड दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक फटाफट से एक सुंदर सी अच्छी सी एक्टिविटी कर लेते हैं विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। नाउ टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। ये सीड्स आपने ले लेनी है, आइदर यू टेक द मूंग की सीड ले लो या यू टेक द ग्राम सीड्स। नाउ सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स आउट ऑफ दीज। उनकी सीडलिंग आप प्रिपेयर बन गई, जब सीडलिंग आपने देख लिया कि बन गई है, निकल आई है उसमें से, फिर आपने क्या करना है, आपने 3 सीड्स ले लिए उनके। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस। 3 एम्प्टी ग्लासेस ले लिए, या कोई भी वेसल ले लिया, पॉट ले लिया, एनीथिंग यू कैन टेक। मार्क करना है उनको A, B एंड C। अब ग्लास A में क्या डालना है, एड अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। लेट्स सपोज ये ग्लास ले लिया मैंने A, ये ग्लास ले लिया मैंने B, ठीक है। तो ग्लास A में मैंने क्या डाला है, मैंने डाला है मैन्योर, काउ डंग मैन्योर डाल दिया अलॉन्ग विद द सॉइल। सॉइल तो डालना ही डालना है, क्योंकि सॉइल के बिना तो बेटा प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा ना। तो सॉइल डालने के बाद मैंने क्या डाल दिया, काउ डंग मैन्योर। एंड इन ग्लास बी में मैं क्या डाल रही हूं, आई एम पुटिंग अ लिटिल यूरिया। अब मैन्योर तो बेटा मैन्योर है, ऑर्गेनिक है, यूरिया क्या है, फर्टिलाइजर है। तो इसका मतलब मैंने बी वाली ग्लास में क्या डाल दिया, फर्टिलाइजर डाल दिया। वेयर एज टेक सम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। इसका मतलब सी में मैंने कुछ नहीं डाला, इसमें मैंने क्या डाल दिया, मैन्योर,
लेट्स सपोज इसमें मैंने डाल दिया मैन्योर, इसमें मैंने डाल दिया फर्टिलाइजर दैट इज यूरिया, एंड थर्ड वाले में आई डिड नॉट पुट एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर सॉइल. सॉइल है सब में, तीनों में सॉइल है, बट लास्ट वाले पॉट में मैंने कुछ एडिशन नहीं की, ना मैंने मैन्योर डाला है ना मैंने फर्टिलाइजर डाला. ठीक है. नाउ पोर सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास, सब में पानी डाला मैंने उसके बाद, एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम. फिर जो सीडलिंग्स थे मेरे पास जो जर्मिनेट किए हुए थे मैंने उसमें पुट कर दिया. कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली. डेली उसको वाटर करना है, एंड आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ. इन तीनों में हमने क्या देखना है कि सीडलिंग कैसे ग्रो करती है और कितनी ग्रो करती है. ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं बेटा. ग्रोथ ऑफ सीड इज मैक्सिमम इन केस ऑफ बी. इन्होंने ये बताया है कि ग्रोथ जो है सीड की वो मैक्सिमम बी वाले में रहेगी. ये ए था हमारे पास, दिस इज बी एंड दिस इज सी, एंड इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम ग्रोथ जो होगी बेटा वो बी में होगी, उसके बाद जो है वो ए में होगी, एंड सी में बहुत मिनिमम ग्रोथ होगी, बहुत मिनिमम ग्रोथ, इतनी बस. ठीक है. सो एंड लीस्ट ग्रोथ किस में होती है? सी में. ग्रोथ पैटर्न क्या रहेगा? बी में सबसे ज्यादा यूरिया, ए मैन्योर, सी में कुछ भी नहीं था. तो आपको समझ में आया कि बी में सबसे ज्यादा ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर डला हुआ है. फर्टिलाइजर क्या है बेटा? यूरिया. एंड हमने पढ़ा कि बेटा फर्टिलाइजर में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट होता है एज कम्पेयर टू मैन्योर. क्यों? क्योंकि ये मैन मेड है, एंड मैन पुट जबरदस्ती उसमें डालते हैं न्यूट्रिएंट्स, है ना, सो दैट प्लांट्स कैन ग्रो इन अ वेरी हेल्दी वे. सो दैट इज वाई हमारा ग्रोथ पैटर्न क्या है? फर्स्ट वहां ग्रोथ होगी जहां पे यूरिया प्रेजेंट है, सेकेंड द डंग मैन्योर, एंड थर्ड द प्लेन सॉइल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टिल नाउ. ठीक है. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा? यूरिया इज अ फर्टिलाइजर, वी नो दैट, एंड फर्टिलाइजर्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये भी हमें पता है, नीडेड बाय द प्लांट, सो इट गिव्स मैक्सिमम ग्रोथ टू द प्लांट. यही रीजन है बेटा क्योंकि यूरिया फर्टिलाइजर है, एंड फर्टिलाइजर ज्यादा अच्छी ग्रोथ देता है प्लांट्स को. ठीक है. नाउ डंग मैन्योर ऑल्सो कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स. जो डंग मैन्योर होता है उसमें भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट दिस इज लेस इन कंपैरिजन टू यूरिया. डंग मैन्योर में थोड़े से कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर, एंड एज अ रिजल्ट वी सी बेटर ग्रोथ देन द प्लेन सॉइल बट लेस देन व्हाट वी गेट विद यूरिया. इस वजह से जो यूरिया वाला प्लांट है वो ज़्यादा ग्रो करता है एज कम्पेयर टू दी प्लांट्स विद मैन्योर और प्लेन सॉइल. ऑलराइट, तो अभी ये हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है. इसके अलावा जो हमारे पास इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज वाले टॉपिक्स हैं सेम चैप्टर के, दैट वी आर गोइंग टू डू इन दी नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप रीडिंग. ऑलराइट, see you in the next lecture. Thank you.